वेलकम टू आवर चैनल एडू होम। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पादप से रिलेटेड टॉपिक पादप हार्मोन, पादप पोषण और पादप रोगों के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही उन टॉपिकों से रिलेटेड संबंधित पीडीएफ भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर हमारे चैनल एडू होम से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लड। तो ब्लड एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे याद रखें और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आसानी से क्लिक करके आए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रुधिर। रुधिर होता क्या है? रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है। रुधिर क्या होता है? एक संयोजी उत्तक। तो ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन कि रुधिर किस प्रकार का उत्तक है। तो रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है। यह जो है कलर में लाल होता है और गाढ़ा होता है। स्वाद इसका नमकीन होता है, साथ में यह अपारदर्शी होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रुधिर की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, 7%, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रुधिर की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, इसे अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट है, रुधिर की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। ध्यान रखेंगे कि रुधिर की जो उत्पत्ति होती है भ्रूण के मेसोडर्म से होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट, रुधिर के दो अवयव होते हैं, जिसमें से प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, जिसको ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, प्लाज्मा एंड रुधिर कणिकाएं। तो पहला टॉपिक है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो होता है वो रुधिर का अजीवित तरल भाग होता है। अजीवित तरल मीन्स नॉन लिविंग पार्ट होता है, इसमें कोई लाइफ नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा रुधिर का अजीवित तरल भाग होता है। ये रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। कौन? प्लाज्मा। 55 to 60% प्लाज्मा जो होता है रुधिर का होता है पार्ट। तो बढ़ते हैं आगे। प्लाज्मा में लगभग 92% पानी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे कितना? 92%, 90 to 92%। वेरी करता है ये। और 8% ठोस पाया जाता है, जिसमें से प्रोटीन 7% पाया जाता है, लवण 0.9% और ग्लूकोज 0.1% पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा का कॉन्फ़िगरेशन है, 90 to 92% पानी, 8% ठोस, उस 8% में प्रोटीन 7%, ग्लूकोज 0.9%, ग्लूकोज 0.1% और लवण 0.9%। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है प्लाज्मा का, इसे अवश्य ध्यान रखें। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन है कुछ, जिसमें से फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ये सभी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं और यह सभी प्रोटीन यकृत में बनते हैं, इसे भी ध्यान में रखें। सारे प्रोटीन निर्माण कहां होता है? यकृत में। और ये सारे प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा के जल में ये प्रोटीन कोलाइड के रूप में पाई जाती है। ध्यान रखें, कोलाइडल फॉर्म में ये जो प्रोटीन है कोलाइडल फॉर्म में पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, नेक्स्ट, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है रुधिर को जमाने में ये सहायक होती है। अगर कट फट गया तो जो ब्लड जो जमता है, क्लॉटिंग होता है, उसमें प्रमुख योगदान फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन का होता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, इसका योगदान प्लाज्मा में पानी की मात्रा को बनाए रखता है। ये पानी की मात्रा को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ध्यान रखेंगे, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन पानी की मात्रा को बनाए रखता है एंड रुधिर के जमने में भाग लेता है फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किया है अभी प्लाज्मा के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सोडियम। हमारे प्लाज्मा में कुछ लवण पाए जाते हैं, ठीक है, 0.9% लवण पाए जाते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लवण है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। वो है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, लोहे, ये सभी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा में पाए जाने वाले लवण है। उसके अलावा इनसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे लवण हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, जितने भी हार्मोन होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलती है।
और रुधिर प्लाज्मा में वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे प्लाज्मा में कुछ उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। उन उत्सर्जी पदार्थ का नाम है यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और एमिनो अम्ल। ये सारे जो उत्सर्जी पदार्थ है ये हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रुधिर प्लाज्मा के कार्य, जैसे कि हम लोगों ने प्लाज्मा के कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और किस प्रकार का उनका परसेंटेज होता है रुधिर में, वो सारा चीज हम लोगों ने जाना। अब हम रुधिर प्लाज्मा के कार्य के बारे में जानेंगे कि रुधिर का काम क्या है। जो रुधिर जो प्लाज्मा का काम क्या है, तो इसका काम है हार्मोन और पचे हुए भोजन का संवहन करना, हमारे बॉडी में हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो हमने जो भोजन ग्रहण किया पचने के बाद उसका जो संवहन करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, वो काम है प्लाज्मा का। शरीर में उष्मा का समान वितरण करना। ठीक है, हमारे बॉडी में उष्मा का जो समान अगर वितरण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा। साथ ही रुधिर की हानि को रोकता है। ओके, तो इस प्रकार से ये रुधिर प्लाज्मा के कार्य है। तो हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के डिस्कस किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है रुधिराणु, ब्लड कॉर्पोसेल्स। रुधिर का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा, सेकेंड पार्ट है रुधिराणु, जिसे इंग्लिश में ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। ठीक है, ओके, ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। ठीक है, यह रुधिर का 40 से 45% भाग है। अब उसे ध्यान में रखें, जैसा कि प्लाज्मा 50 से 55% या 55 से 60% ये इसका प्लाज्मा का पार्ट होता है, तो 40 से 45% पार्ट आपका रुधिराणु का होता है, ब्लड कॉर्पोसेल्स का होता है। इस भाग को हिमेटोक्रीट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये हिमेटोक्रीट जो पार्ट है, ये ब्लड कॉर्पोसेल्स को कहा जाता है। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है हिमेटोक्रीट, ध्यान रखें। अब रुधिराणु, ब्लड कॉर्पोसेल्स को अगेन 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला है आरबीसी, जिसे हिंदी में लाल रुधिराणु या रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत रुधिराणु, जिसे इंग्लिश में व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रुधिर पट्टिकाएं, जिसे ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो ये सारे रुधिराणु ब्लड कॉर्पोसेल्स के पार्ट्स हैं। इसे अब हम सेपरेटली जानेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहें और आगे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे सीखने को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आरबीसी, आरबीसी को का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट, ध्यान रखेंगे। एरिथ्रोसाइट आरबीसी का एक अन्य नाम है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि आरबीसी का एक अन्य नाम क्या है, तो वो है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो अब आगे जानते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो होता है, कोशिकाओं का व्यास जो होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, ध्यान रखेंगे 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। और इसकी मोटाई किनारों पर 2 माइक्रोमीटर। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि इसकी जो आकृति होती है इस प्रकार की होती है, उभयावतल, ध्यान रखेंगे। आरबीसी की आकृति उभयावतल, मतलब दोनों साइड से वो अवतल होता है। दोनों साइड से अवतल मतलब उभयावतल, किनारों पे मोटा और बीच में पतला, ये आरबीसी की आकृति होती है, ध्यान रखेंगे। इसकी संख्या पुरुषों में जो 5 मिलियन होती है औसतन, और महिलाओं में 4.5 मिलियन, ध्यान रखेंगे। इसकी संख्या औसतन पुरुषों में 5 मिलियन होती है और महिलाओं में 4.5 मिलियन होती है। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्राद्रव्य जालिका, गोल्जी काय और राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखेंगे कि आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक नहीं पाया जाता, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, अंतःप्राद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है, गोल्जी काय नहीं पाया जाता है, राइबोसोम नहीं पाता। ये सारे चीज हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे एग्जामिनेशन के, जरूर ध्यान में रखें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है क्या एक्चुअल में? हीमोग्लोबिन हमारे जो रुधिराणु ब्लड कॉर्पोसेल में पाया जाता है, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे। ये एक संलयित प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन, ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अगर क्वेश्चन आते हैं तो ग्लोबिन नामक प्रोटीन। और इसमें एक रंजक पाया जाता है, जो उसके कारण से रुधिर का रंग जो होता है लाल होता है, उसका नाम है फेरस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। फेरस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स नाम का हीम या रंजक, जिसके कारण से रुधिर का रंग लाल होता है, ये कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 100 ml रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये इसका रेशियो है कि पर 100 ml ब्लड में 15 ग्राम
हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अवश्य ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है गर्भाशय में जब बच्चे गर्भ में होते हैं उस समय जो आरबीसी का निर्माण होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है, ध्यान रखेंगे। जब बच्चे गर्भ में होते हैं गर्भाशय के दौरान आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जन्म के बाद जब बच्चे गर्भाशय से बाहर आते हैं, जन्म के बाद ये इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि जब बच्चे गर्भाशय में होता है उस समय उनके बॉडी में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, जबकि जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आरबीसी का जीवन काल ये 20 से 120 दिनों का होता है, एक ये ड्यूरेशन होता है आरबीसी के जीवन काल का 20 से 120 दिन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि आरबीसी से संबंधित थे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आपको एनसीईआरटी के निचोड़ है, इसे अवश्य ध्यान रखें, आपके आने वाले एग्जामिनेशन के वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की ओर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और श्वेत रुधिराणु। इनको एक अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। जिस प्रकार से आरबीसी का एक अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, याद रखें हीमोग्लोबिन नहीं पाया। अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो इसका भी कलर लाल होता, पर ये कलर में होते नहीं, ये रंगहीन होते, मतलब सफेद होते हैं। मनुष्य के रुधिर में इनकी संख्या 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है, ध्यान रखेंगे 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर इसकी संख्या होती है मनुष्य के ब्लड में। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में तो होता ही है, साथ साथ लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी ही एक ऐसा ब्लड कॉर्पोसेल्स है जिसका निर्माण अस्थि मज्जा के अलावे लिम्फ नोड में भी, यकृत में, यकृत मीन्स लीवर में, और प्लीहा में, प्लीहा का इंग्लिश स्प्लीन होता है। तो स्प्लीन, लीवर, लिम्फ नोड और अस्थि मज्जा, इन सभी जगहों पे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, अवश्य ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन, जैसा कि आरबीसी का 20 से 120 दिन होता है, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन तक का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ध्यान रखेंगे, इसकी मृत्यु कहां हो जाती है? रक्त में। आकार एवं रचना में यह अमीबा के समान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आकार और रचना में किसके समान होता है? तो अमीबा के समान होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी ही एक ऐसा ब्लड कॉर्पोसेल्स है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, साथ ही ब्लड प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। अब डब्ल्यूबीसी की भी फर्दर डिवाइड किया गया 6 भागों में। उनमें से फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। ओके, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डब्ल्यूबीसी जिसकी संख्या सबसे अधिक होती है, तो आप आंसर देंगे न्यूट्रोफिल्स। इसका मुख्य कार्य है जीवाणु तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करना और उन्हें नष्ट करना, इसलिए इन्हें माइक्रोफेजेज भी कहते हैं। तो माइक्रोफेजेज जो है न्यूट्रोफिल्स को कहा जाता है, तो इसीलिए इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। माइक्रोफेजेज किसे कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स का। ये सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकेंड है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स ये शरीर में प्रतिरक्षण और एलर्जी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे बॉडी के प्रतिरक्षण में और एलर्जी में लड़ने के लिए इओसिनोफिल्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेसोफिल्स। यह मास्ट कोशिकाओं द्वारा, ध्यान रखेंगे, मास्ट कोशिका, ये हमारे पूरे ब्लड में मास्ट कोशिकाएं फैली हुई है। तो ये मास्ट कोशिकाएं जो हैं, जो स्रावित करती है हेपरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इसका वहन जो करने का कार्य करती है वो बेसोफिल्स करती है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसोफिल्स का कार्य क्या है? जो मास्ट कोशिकाओं के द्वारा हेपरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का जो श्रवण होता है, जो रिलीज होता है, उसका वहन करने का काम करता है बेसोफिल्स। ओके, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या का 20 से 28% तक होता है।
ये शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे, हमारे बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं वो लिम्फोसाइट ही करते हैं, और इनकी संख्या जो होती है कुल संख्या के WBC के 20 से 28% तक होता है। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट, इसका आकार बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइज का जो WBC होता है मोनोसाइट, मगर इनका केंद्रक बहुत ही छोटा होता है। ध्यान रखेंगे, केंद्रक छोटा, आकार में बड़ा। WBC की कुल संख्या का 3 से 8% होता है। ध्यान रखेंगे, ये भी जीवाणु आदि का भक्षण करते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मोनोसाइट से संबंधित। नेक्स्ट है, अब आगे टॉपिक WBC का यहीं क्लोज होता है। तो हम लोगों ने WBC में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना, उनके 6 पार्ट के बारे में जाना, उनके सेपरेटली वर्क के बारे में जाना। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो ये सारी चीजों को आप PDF से अगेन रिवीजन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे चैनल एडुहोम से जुड़कर, जो एक टेलीग्राम चैनल है, और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन सा टॉपिक? ब्लड प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट, जरूर ध्यान में रखें। यह मनुष्य एवं स्तनधारी जीवों के रुधिर में ही पाया जाता है। तो हमारे मतलब हम लोग अभी भी एक स्तनधारी है। जितने भी स्तनधारी जीव हैं जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, जनरली वो सारे स्तनधारी जीवों के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी जीव में ही ब्लड प्लेटलेट्स पाया जाता है। ओके, इनमें केंद्रक नहीं होता है। ओके, ये मैंने पहले भी बता चुका था कि ब्लड प्लेटलेट्स और RBC ये दोनों में केंद्रक नहीं होता है, जबकि WBC में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी आकृति गोलाकार होती है तथा उभयतल जिसकी होती है, इसकी उभयतल होती है। उभयतल मतलब दोनों और उत्तल। ठीक है, दोनों और उत्तल, तो उभयतल। और जैसा कि मैंने RBC के बारे में, दोनों और वो अवतल थी, तो वो हो गया उभयावतल। तो RBC और ब्लड प्लेटलेट्स की आकृति जस्ट अपोजिट होती है एक दूसरे की। ठीक है, ये किनारे पे पतली होती है और बीच में मोटी होती है ब्लड प्लेटलेट्स, वहीं RBC किनारे पे मोटी और बीच में पतली होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड प्लेटलेट जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में, RBC का निर्माण भी अस्थि मज्जा में। इनका जीवन लगभग 1 सप्ताह का होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि RBC का जीवन काल 20 से 120 दिनों का होता है, WBC का 2 से 5 दिनों का होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स का 1 सप्ताह का होता है। तो ये सारे पॉइंट अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट है रुधिर वाहिका। किसी वाहिकाएं अगर किसी स्थान से कट जाती है, ठीक है, जब रुधिर वाहिका जो है किसी स्थान से कट जाए तो ब्लड प्लेटलेट्स कटे हुए स्थान पर एकत्र होकर रक्त के स्राव को रोकती है। मतलब ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार से हम लोगों ने इन सारे टॉपिक के बारे में जाना सेपरेटली। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि रुधिर के कार्य क्या हैं। रुधिर के कार्य हैं पोषक पदार्थ, उत्सर्गी पदार्थ, हार्मोन आदि का पूरण हमारे रुधिर के द्वारा ही होता है। जो हमारे ब्लड है, ब्लड के द्वारा ही हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद उनका जो वितरण होता है, बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो ब्लड के द्वारा होता है। साथ ही उत्सर्जित पदार्थ है, इसको भी शरीर के बाहर निकालना, ये भी काम है रुधिर के कार्य है। हार्मोन आदि का परिवहन करना, ये रुधिर के कार्य है। रक्त जो है शरीर के ताप को एक सा बनाए रखता है। ठीक है, तो ये भी काम किसका? ब्लड का। ये हमारे बॉडी में अगर एक जैसा पूरे बॉडी का टेम्परेचर है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ब्लड है। ओके, नेक्स्ट है रुधिर थक्का जमाने तथा घाव भरने में भी सहायता करता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट WBC जो होता है जीवाणु विषाणु आदि का भक्षण कर रोगों से रक्षा करता है। तो WBC आपको हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये जीवाणु विषाणु आदि का भक्षण करते हैं। ठीक है, कौन? WBC। हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त वायुमंडल से अवशोषित ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो हम जो सांस लेते हैं, वो सांस में जो ऑक्सीजन हवा में पाता है, उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन की सहायता से ही शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा CO2 को वापस फेफड़ों तक ले जाना भी काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।